आज हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। सामाजिक शोध की प्रगति कैसी है? वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। शोध का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन करना है। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ चरणों से होकर निकलना पड़ता है, और उन चरणों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण कर लेते हैं तो हमारी शोध पूर्ण होती है। और यही चरण एक क्या कहलाती है? शोध की प्रक्रिया कहलाती है। जब भी इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखता हुआ आगे बढ़े। सामाजिक शोध में प्रारंभ से अंत तक सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रम से एक चरण से दूसरे चरण में और एक ढंग से कार्य तीसरे चरण में, अर्थात क्रमानुसार विभिन्न चरणों से होता हुआ आगे बढ़ा जाता है। सामाजिक शोध के चरणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य हैं, लेकिन पीवी यंग के अनुसार निम्नलिखित चरण बताए या उल्लेख किए गए हैं। ठीक है। पहला, समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव सबसे पहले हम शोध करते हैं तो हमारा ये रहता है कि हमें सबसे पहले समस्या का चुनाव करना पड़ता है। समस्या कैसी है, किस तरह से हमें उसे देखना है। हमारी सामाजिक समस्या है, समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। समस्या को हमने लिया है, वो हमारे समाज पर कैसा प्रभाव डाल रही है, उसका क्षेत्र या पीछे उस पर अपन अध्ययन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम समस्या का चुनाव करते हैं। दूसरा पॉइंट है संबंधित साहित्य का अध्ययन करना। जब हम कोई भी समस्या लेते हैं तो पहले उस पर किन किन लोगों ने रिसर्च कर रखा है, उससे संबंधित जो भी साहित्य है उसका हम अध्ययन करते हैं। और जिन लोगों ने अध्ययन किया है उसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया है और कौन सा पक्ष छोड़ दिया है, उस पक्ष को हम देखने का प्रयास करते हैं। जब हमें पता चलता है कि इन क्षेत्रों में तो इस समस्या पर अध्ययन हो चुका है और ये क्षेत्र अछूता रह गया है, तो उसको हम चुनाव करते हैं समस्या का, और उससे संबंधित लिटरेचर लिखकर आगे उस पर साहित्य को इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा चरण आता है इकाइयों का निर्धारण। जब हम संबंधित साहित्य समस्या का चुनाव कर लेते हैं तो तीसरा जो हमारा चरण है वो है इकाइयों का निर्धारण। हम इकाइयों का निर्धारण करते हैं। इकाइयों के निर्धारण में अपन देखते हैं कि उन इकाइयों को स्पष्ट परिभाषित किया जाए। जो भी हमने समस्या ली है उसके चर क्या हैं, उन चरों को हम क्या करें? स्पष्ट करें। कि जैसे अध्ययन के ऐसे हो सकती हैं, निर्धन है, कृषक है, श्रमिक है, मकान है, बेकारी है, शिक्षित है, शहरी है, ग्रामीण है, आदि कोई भी हो सकती है इकाई। इनको हमें परिभाषित करना होता है। जब हमको पता चल जाता है कि ये हमारी इकाइयाँ हैं तो उसके बाद फिर हम चौथे चरण को लेते हैं, वो है प्रकल्पना का निर्माण। जब भी हम कोई समस्या लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पहले से पूर्वाग्रह होते हैं। हम पहले से सोच रहे होते हैं कि इसमें पूर्वाग्रह क्या है, हम क्या ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आत्महत्या, हम इस पर शोध कर रहे हैं कि जैसे लड़कों के और लड़की में किसी ने भी आत्महत्या करी है तो उसके पीछे क्या कारण होता है। तो पहले से ही समाज के अंदर कुछ ऐसे तथ्य निर्धारित होते हैं या सोच डेवलप होती है कि अगर किसी लड़की ने आत्महत्या करी है तो हम ये सोचते हैं कि शायद इसका समाज में कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से इसने आत्महत्या की। या दूसरा कहते हैं या इसके ना किसी लड़के के साथ अफेयर होगा इसलिए इसने आत्महत्या की। या इसके हो सकता है कि माता पिता या परिवार के जनों के कारण समाज से नहीं बैठ रहा है इसलिए इसने आत्महत्या की। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, तो इसके लिए उपकल्पना पहले से होती है कि हर उपकल्पना समस्या से पहले जो है ये सोचा जाता है कि इसके पीछे क्या धारणा है,
फिर हम अपनी कल्पना के आधार पर अपनी रिसर्च करते हैं, क्या ये बात सही है या गलत है, ये रिसर्च के द्वारा निर्धारित होता है। अगला चरण है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। हम जो भी समस्या लेते हैं हम उसका अध्ययन करेंगे कहाँ पर, इस चीज़ का बच्चों हमें पहले निर्धारण करना पड़ता है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास, उस सिटी में, शहर में, मोहल्ले में या उस समाज के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमें पहले से निर्धारण करना पड़ता है अपने शोध के लिए कि हमें किस क्षेत्र का अध्ययन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचनादाताओं का चुनाव। सूचनादाताओं का चुनाव, किस किस से हमें डेटा कलेक्शन करना है, ये हमारे समस्या के जो हम लेते हैं उस पर निर्धारित होते हैं कि हम किस प्रकार की समस्या है, कैसे लोगों से सूचना लेनी है, शहरी है, ग्रामीण है, उसके लिए हमारे श्रम, साधन, पूंजी, किन किन चीज़ों की कितनी कितनी आवश्यकता होगी और उस आधार पर हम उसकी सैम्पलिंग निर्धारित करते हैं। ये सैम्पलिंग जो है 10, 20, 100, 200 जो भी अपने हैं उसके आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण। जब हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं तो वो प्राप्त जो हमें सूचना है, तथ्य हैं, डेटाज हैं, उनका हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स या टेक्निक के द्वारा हम उनका मूल्यांकन करते हैं, विधियों के द्वारा उनका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब ये हमारे शोध ग्रंथ हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकते हैं, जनगणना रिपोर्ट हो सकती है, जैसा भी जो भी गैजेटर पत्रिकाएँ आदि, मतलब जो भी हम ले रहे हैं समस्या उससे संबंधित जिन जिन टूल्स टेक्निक्स का हमने प्रयोग किया है, चाहे वो प्राथमिक हो या द्वैतिक, उनके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं और जो हमने कल्पना करी थी, जो हमने सोचा था, हाइपोथेसिस बनाई थी, उसके आधार पर उसका क्या निष्कर्ष आया है ये देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वो है कि उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन। मतलब जो भी हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, उनका हम पहले पूर्व परीक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो बनाया है, शेड्यूल बनाया है, साक्षात्कार बनाई है, अनुसूची जो बनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें रिपीटेशन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके दो अर्थ निकल रहे हों, या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उत्तरदाता की समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए हम कुछ 5, 6, 10 लोगों पर पहले से प्री टेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पर कोई जो भी कठिनाइयाँ आती हैं तो हम अपने टेस्ट में उसको क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं कि इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, तब फिर हम उसको है ना फील्ड में लेके निकलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। फिर तथ्यों को हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं, शोध करता जाता है, उसके आधार पर बड़ी सावधानीपूर्वक उनका संकलन करता है और अंत में जो हमारा स्टेप होता है कि उनका हम संपादन, संकेत, वर्गीकरण और सारणियों के माध्यम से उस डेटा को हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। और जब हम उसको दर्शा देते हैं उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण एंड विवेचन एंड अंत में उसका करते हैं सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन। मतलब जनरलाइजेशन कर देते हैं कि ऐसी समस्या में अगर ऐसा समय और काल होगा तो उसके जो प्रेडिक्शन होंगे या उसके जो उत्तर आएंगे वो इस तरह के होंगे। और उनके आधार पर हम अगर सुझाव जो देते हैं, इन नियमों के आधार पर नियम बना देते हैं कि इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी को अगर हम हटाना चाहते हैं तो इस पर बहुत सारे अध्ययन हुए। उन अध्ययनों के माध्यम से अगर हम छात्रों को उनके समय के अनुसार, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कार्यों के प्रति डाइवर्ट कर दें तो आने वाले समय में ये बेरोजगारी की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, अक्सर बेरोजगारी की लाइन में डेरें कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग बहुत हैं लेकिन रोजगार नहीं है। सबों ने BA, MA, B.Ed, M.Ed और ये सारी चीज़ें 3 डिग्रियाँ हासिल कर दी। अब उससे कहा जाए कि एक 4th क्लास का वो काम कर ले तो वो नहीं करता है, क्योंकि उसको कहता है मेरी शिक्षा क्या है, हायर है, और हायर शिक्षा के कारण उसे रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि उसमें वो प्राप्त नहीं कर पाता और छोटे